निष्कर्ष ये देख लें कि दोनों अलग अलग है, निष्कर्ष बहुत नहीं निकलेगा, क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो आप पहले से जानते हैं कि नहीं जानते। मुद्दा ये है कि जो मैं कह रहा हूँ वो आपके आचरण की, आपके व्यवहार की वस्तु है। इसलिए जितना कंपैरिजन के रहित मानस से होकर के इसको सुनेंगे, उतना ज्यादा सटीकता से हमारा आपका संवाद होता है। इस पूरे अध्ययन अभ्यास सत्र का तात्पर्य ये नहीं है कि हमको बहुत सारी सूचनाएं मिल जाए। इसका मूल तात्पर्य तो यह है कि जो सूचनाएं पहले से आपके पास हैं वो आपके जीने में, आपके आचरण में उतर जाए। कि जो सूचनाएं पहले से ही हमारे पास हैं वो हमारे विचार का, हमारे भाव का, हमारे व्यवहार का, हमारे आचरण का, हमारे आहार विहार का, हमारे रहन सहन का आधार बन जाए। अगर वो आधार नहीं बन रहा है तो सूचना अपने में होने का बहुत मतलब नहीं। और जब मैं कहता हूं कि बहुत मतलब नहीं है तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सूचनाएं ग्रहण नहीं की जाए। ये ध्यान रखना जरूरी है। जब आप तीसरी सीढ़ी पर खड़े होते हैं और मैं ये कहता हूं कि तीसरी सीढ़ी पर्याप्त नहीं है, अभी 3 सीढ़ी और आगे बची हुई है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपकी पहले की 2 सीढ़ी को मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा हूं। तो सूचना होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सूचना के साथ ही तो अभ्यास करने का काम कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं हो सही गलत के बारे में कुछ, तो अभ्यास किस बात है। तो अभ्यास उस प्रक्रिया को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं जो बेसिकली आपकी सूचना और आपके जीने के बीच के अंतर को समाप्त करती है। जो सूचना आपके पास है ही और जो हमारा जीना है, ये दोनों के बीच की जो दूरी है उस अंतर को समाप्त करती है। ठीक है, इस पर और आगे बात करने के पहले मैं अपनी यात्रा को थोड़ा इन जनरल ब्रीफली शेयर कर देता हूँ, ताकि ये जो वर्कशॉप हम कंडक्ट कर रहे हैं इसका बैकग्राउंड क्या है और कैसे यहाँ तक हम इमर्ज हुए हैं उस पर थोड़ी बात कर देता हूँ। मैं जिंदगी के अपने अगर लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स को देखता हूँ ना, तो एक टर्निंग पॉइंट हमारी लाइफ का है जब बिहार का स्कूल है नेतरहाट के नाम से। आप में से जो भी लोग सिविल सर्विसेज में होंगे वो जानते होंगे इस स्कूल के बारे में। बिहार का एक फेमस स्कूल है, अब तो झारखंड में आ गया है। मेरी पढ़ाई लिखाई वहाँ की है। तो वहाँ पे एडमिशन के पहले जब मैं एडमिशन लेने के लिए एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत पड़ती थी, तो मेरे भैया एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एसडीएम के पास गए, मुझे साथ में लेकर के गए, क्योंकि बच्चा थोड़ा साथ रहे और नेतरहाट का बच्चा है तो काम सब बहुत आसानी से हो जाता है। भैया एसडीएम को साथ लेकर के गए, तो वो भी गया 10-15 मिनट में वो सर्टिफिकेट बना के उन्होंने दे दिया। फिर एसडीएम के चैम्बर में हम लोग बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे भैया को कहा कि देखो जिंदगी में ये पढ़ लिख कर लेगा, इसके जिंदगी का बाकी पक्ष भी ठीक हो, इसके लिए इसको एक गीता बाहर खरीद करके दे। और मुझसे एक बात कही कि उसके एक श्लोक तो कम से कम रोज पढ़। मेरे भैया बाहर निकले, बाहर बहुत प्रसिद्ध दुकान है बेगूसराय की, अशोक पुस्तक भंडार के नाम से, वहां से उन्होंने वो पुस्तक ली और तो मेरी यात्रा का एक हिस्सा अगर देखिएगा वो उस समय से हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इसका इम्पैक्ट हमको अपने जीने में दिखाई देता है कि जब 12th के ठीक बाद में आए कानपुर पहुंचा इंजीनियर करने के लिए, तो पहले 1 महीने में मुझे ये बात समझ में आ गई कि नौकरी तो यहाँ सबकी लगती है, हमारी भी लगती है। 4 साल बाद जब सबकी नौकरी लगती है तो हमारी भी लगेगी, बस 4 साल समय का फर्क है। जैसे ही समय बीतेगा नौकरी हमारे हाथ में रखेंगे। इस बात पर हमको भरोसा इसलिए भी था कि जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था 10th के बाद, तो जिस इंस्टीट्यूट, एक लोकल इंस्टीट्यूट है जमशेदपुर में, टाटा नगर, फिर मैं क्लासेस जहाँ से मैं पढ़ रहा था, तो हर साल वहाँ से 60 में से बच्चों के आईआईटी में सिलेक्शन होते थे। मैं हमेशा उसके टॉप 5 में कहीं ना कहीं रहता ही। मैं पहले दिन से निश्चिंत था कि मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, मुझे कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि आईआईटी में होगा कि नहीं। इतना लॉजिक तो था कि जिस इंस्टीट्यूट से 60 लोगों का होता है और मैं अगर उसके हर एग्जाम में टॉप 5 में हूँ तो सिलेक्शन तो हो ही जाए। वो हो भी गया तो अपना अनुमान पुष्ट हो गया। तो वही लॉजिक मैंने यहाँ भी लगाया कि आईआईटी आने के बाद सबकी नौकरी लगती है, तो 4 साल बाद हमारी भी लग जाएगी। अब जिंदगी में आगे क्या करें?
ये पहला प्रश्न मेरे पास उस समय पूछा। आदमी अपनी बुद्धि जितनी होती है उसके साथ उसको सोचता है। कहीं ना कहीं वो गीता का एक बैकग्राउंड था, तो मुझे लगा कि शायद अपनी आत्मिक उन्नति की दृष्टि से गीता को पढ़ने का काम करना चाहिए। IIT में 2 अलग अलग जगह उसकी क्लासेज होती थी, जो मैंने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर ली पहले महीने के बाद। फिर कहीं ना कहीं ये लगा कि यहाँ तक पहुँचने में समाज का बहुत सारा योगदान रहा है, तो समाज की जगह से भी कुछ करना चाहिए। तो एक प्रोफेसर ऐसे बनवाए IIT कानपुर में, आप इससे छोटे लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए होंगे या फिजिक्स को जितनी सारे होंगे वो सब जानते होंगे। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के नाम से उनकी बुक काफी प्रसिद्ध हुई, जो आज भी IIT की तैयारी करने वाले लोग या फिजिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोग पढ़ते हैं। तो वो एक ग्रुप चलाते थे शिक्षा सोपान के नाम से, जो आसपास के गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम करते। तो हम लोगों ने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और लगभग 1.5 साल तक, 1.25 साल 1.5 साल तक वो डेडिकेटली उसको पढ़ाया। 10-12 बच्चों से उस ग्रुप को शुरू किया था और मुझे लगता है कि जब 1 साल के भी नहीं और थोड़ा पहले ही लगभग 150 बच्चे हो गए। वो जगह पहली बार हमारे लिए ये रहा जहां हमको समाज को नजदीक से देखने का एक अवसर मिला। क्योंकि सामान्य बच्चा जो बोर्डिंग स्कूल में 10th तक पढ़ा हो, 11th-12th IIT की तैयारी में लगा हुआ हो, दुनियादारी का कुछ विशेष पता नहीं होता। मुझे आज भी कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं है, जो थोड़ा बहुत पता चला वो उसी 1-1.5 साल के दौरान पता। बाकी मुझे दुनियादारी बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि एक्सपोजर ही नहीं है मेरा कभी। तो उस 1-1.5 साल के दौरान 2-3 बातें इंटरेस्टिंग रही हम लोग के काम करने। हम लोग कई सारे पढ़ाने गए, तो कई सारे और काम शुरू किए, ब्लॉक की सफाई वगैरह को बहुत अच्छे से सेट किया। फिर IIT की समर की छुट्टियां होती हैं 2 महीने, तो उसमें हम लोग घर से 2 महीने बाद लौट के आए तो देखे यथावत सारे कूड़े कचरे वहीं पड़े थे। हम लोगों ने किसी से पूछा कि भाई ये सफाई का काम इतना बढ़िया चल रहा था, क्यों इस तरह से छोड़ दिए? उन्होंने कहा आप लोग चले गए तो सफाई कौन करता? बात सही भी थी, पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि तेजी से सफाई करके हम कितने गांव की सफाई कर देंगे और कितनी बार कर देंगे। इसी तरह से जब हम बच्चों को पढ़ाने गए तो लगने लगता है कि ये माँ बाप जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं और गणित नहीं कर पाते हैं, ये बेवकूफ हैं और हम होशियार। उनकी भाषा, उनकी शैली, उनका टोन, उनका लहजा और ग्रामीण परिवेश में ये और ज्यादा दिखाई देता है। दिखाई तो शहरी परिवेश में भी देता है। हम लोग एक बार ट्रेन से जा रहे थे, एक पति पत्नी होंगे और बच्चा होगा, मुझे लगता है एक बिटिया होगी 9-10 साल की और एक 7-8 साल की। किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो उन्होंने कहा बच्चे ने कि नीचे जाकर के कोल्ड ड्रिंक ले। ठीक, तो पिताजी ने कहा ठीक है 2 मिनट गाड़ी रुकती है, हमें फटाफट जाके ले आओ। जब वो उठ करके चलने लगे तो बिटिया ने कहा हमारे लिए चिप्स भी ले। 2 चीजें तय हो गई। तो 2 कदम और बढ़े होंगे कि बेटा पीछे से कहता है ठहरिए, हमको साथ लेके चलिए, आपको क्या पता कौन सी कोल्ड ड्रिंक लाना। तो कदम दर कदम अगर आप हालत को देखेंगे ना, तो ये मानने लगता है कि हम होशियार हैं, माँ बाप बेवकूफ। उसको भाषा में बोले नहीं बोले, उसके शैली से, उसके लहजे से, उसके टोन से, उसके तरीके से हर बार हो जाता है। इसी तरह से इस पूरी पढ़ाई लिखाई में हम कभी कहते तो नहीं है ये बात, लेकिन जाने अनजाने बच्चों में चली जाती है कि हाथ से काम करने वाले जितने भी काम है, चाहे वो खेती हो, चाहे गौपालन हो, चाहे सामान्य जूते ठीक करने की बनाने की बात हो, कि चमड़े का काम हो, कि लकड़ी का काम हो, ये सब काम बेकार काम है। ऑफिस होना चाहिए, कुर्सी होनी चाहिए, टेबल होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, AC कमरा होना चाहिए, वहां बैठ के कुछ काम। कहते नहीं है हमें बात, लेकिन मैंने जाते हुए जरूर देखा ये बात बच्चों। इसके फल परिणाम में हमको 2 बातें समझ में आई। एक तो ये कि कितना भी अच्छा हम इन सबको पढ़ा दें, नौकरी सबकी लगनी। इसलिए नहीं कि हम खराब पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ा देंगे तो सबकी नौकरी लग जाए। इसलिए कि सिस्टम का डिजाइन ही ऐसा है कि एक सीमा से ज्यादा लोगों को नौकरी लगी। मेरे समय में IIT में लगभग 4000 सीट थी। कितनी भी अच्छे सारे कोचिंग वाले मिलकर तैयारी करवा दें, सिलेक्शन 4000 लोगों का ही होना है, बाकियों का नहीं होना। ये डिजाइन फॉल्ट है, ये पढ़ाने का दोष नहीं है कि टीचर थोड़ा खराब पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बढ़िया पढ़ा देंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं होने का। तो ये समझ में आया कि हम इन बच्चों को इतना मेहनत से उनके माँ बाप को कन्विंस करके फिर घर से उठा करके 2 घंटा पढ़ाने ला रहे हैं। अगर इनकी नौकरी नहीं लगेगी, जो कि 10% से ज्यादा की लगनी नहीं है, मैं बहुत मेहनत कर दूंगा तो 20% की लगेगी,
ये बाकी 80% की जिंदगी के लिए हम अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं, ये प्रश्न मन में उठे कि हमारे सारे मेहनत से इनकी जिंदगी का क्या होगा। जो काम घर में गांव में उपलब्ध होते हैं सामान्य रूप से, खेती के, गौशाला के, लकड़ी के, जूते के, चमड़े के, या छोटी दुकान खोलने के, ठेलिया लगाने के, ये सब काम आपको दिखाई देंगे गाँव। इन कामों को करने में इनकी रुचि नहीं रहेगी। जो काम इनको चाहिए वो गांव तो छोड़िए, शहर में भी नहीं सबको मिलना है, तो इनका भविष्य क्या होगा? इनका भविष्य क्या होगा? चूंकि इन कामों के प्रति उनका कोई सम्मान नहीं है, इसलिए गांव में जो भी उनके बड़े बुजुर्ग इन कामों में लगे हुए हैं, उन बड़े बुजुर्गों के प्रति भी कोई सम्मान नहीं बचते। तो पेरेंट्स और बुजुर्गों का सम्मान, ये दोनों चीजों से हमने खोते देखा, 4 अक्षर अंग्रेजी और गणित सीख लेने से। और ये वो काम, खेती के, गौपालन के, जूते के, लकड़ी के, दुकान के काम, जिनको ये कम श्रेष्ठ मानते हैं, उन कामों में पेरेंट्स के, बुजुर्गों के लगे हुए। इसी तरह से बच्चे में गुटखे की, सिगरेट की भी समस्या एक लेवल पर दिखाई दे रही है। हमारे समय तक अल्कोहल तो नहीं पहुंचा था, लेकिन आजकल काफी में हम देखने लगे हैं कि देश के नामी प्रतिष्ठित स्कूलों में भी अगर 7वीं 8वीं के बच्चों की पार्टी होती है तो उसके बाद एक पूरा शराब की बोतल हटाई। ये रिकॉर्ड में न्यूज में घूमता रहता है, पर मेरे समय ये स्थिति नहीं थी। हमको तो गुटखा और सिगरेट ही बड़ा प्रॉब्लम लग रहा था उसमें। तो ये समस्याओं से कैसे बच्चों को दूर किया जाए, उसको सोचने के ऊपर थोड़ा काम कर रहे थे। तो कई सारा जो है उस पर काम किया कि बहुत सारी चीजों को ट्राई किया। कुछ नैतिक शिक्षा की क्लासेस चलाई, कुछ इन्वेंट लोगों को ला करके लेक्चर चलाए, लाइब्रेरी चलवाई, ऐसे बहुत सारे कामों को करते हुए हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे। कुछ उपलब्धि होती दिखाई भी देती थी, किसी दिन लगता था नहीं भी हो रहा है। उस झंझावात में जब हम लोग थे तो उस समय किसी ने हमको कहा कि ऐसे ऐसे मध्यस्थ दर्शन की एक वर्कशॉप होती है, गणेश बागड़िया जी कंडक्ट करते हैं, व्हाई डोंट यू गो एंड अटेंड दैट वर्कशॉप। तो एक ये बना कि चलो चल के देखते हैं। 2004 अक्टूबर-नवंबर की बात होगी जब मैंने पहली बार उस वर्कशॉप को किया। मध्यस्थ दर्शन एक कंसेप्ट है, श्रद्धेय नागराज जी के द्वारा प्रोपाउंडेड कंसेप्ट है। जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको अटेंड किया 2005 में, उसकी एक वर्कशॉप में, सेकेंड वर्कशॉप में मैं था। मैं अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो जगह देखता हूँ उस वर्कशॉप में था, जिसमें इस पर बात हो रही थी कि आप अगर नेचर के साथ लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो नेचर की सरफेस लेवल पर जो चीजें प्रोड्यूस हो रही है ना, उसको आप यूज करेंगे तो आप लंबे समय तक सस्टेन कर सकते हैं नेचर पर। क्योंकि नेचर में धरती के अंदर प्रोडक्शन नहीं होता, आप उसको निकाल करके लाएंगे तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए उसका मिनिमम यूज चाहिए या लंबे समय तक उसको सर्वाइव करने की जरूरत है, रीयूज करने की जरूरत है, ताकि वो हमारे लिए टिक सके। क्योंकि वहां प्रोडक्शन नहीं है, जो है वो लिमिटेड स्टोरेज। मैंने एक ही सवाल पलट के पूछा कि ये बताइए कि इस घर में जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं, इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली धरती के अंदर की चीज का प्रयोग है? आज भी इस कमरे में ढूंढेंगे ना, बड़ी मुश्किल से कोई चीज। इवन लकड़ी की बनी हुई चीजों के लिए भी जो मशीनरी हम यूज कर रहे हैं वो लोहे, उन मशीनों को चलाने के लिए जो एनर्जी सोर्स यूज कर रहे हैं वो बहुत बार कोयला और पेट्रोल। तो सर ने इस सवाल का उत्तर देने के बदले हमसे 2 सवाल पूछे। पहला सवाल ये पूछा कि ये बताओ कि अगर आदमी जाति को लंबे समय तक धरती पर रहना हो तो ये ठीक है कि नहीं है कि वो धरती की ऊपरी सतह की चीजों का उपयोग करे? क्या उत्तर देगा? अगर आपसे ही पूछूं तो क्या उत्तर देगा? आदमी अगर लंबे समय तक रहना चाहे तो धरती के ऊपरी सतह की चीजों का प्रयोग करना उचित है कि नहीं है? वही उत्तर मैंने भी दिया। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि जब ये उचित है तो इसको करने की जिम्मेदारी कौन? वो प्रश्न था जिसने हमको अपनी तरफ मोड़ करके सोचने के लिए बाध्य किया कि आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मतलब होता है कि आप पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से भी, इंटेलेक्ट जिसको कहते हैं आज के सामान्य भाषा में, उसकी दृष्टि से भी समाज के टॉप 10% में बातें हो सकता है टॉप 1% में भी आते हैं, बट हम टॉप 10% तो मान ही सकते हैं क्योंकि उस कैटेगरी में तो हम आते हैं। आईआईटी जैसे जगहों पे एडमिशन हो जाने से आपको समाज में भी जो एक मान पहचान प्रतिष्ठा मिल जाती है वो भी इतनी हो जाती है कि आप समाज के टॉप 10% में आते हैं। अगर आपका घर इनकम टैक्स भर रहा है तो आप समाज के टॉप 10%
आर्थिक दृष्टि से भी आगे। तो आर्थिक दृष्टि से भी हम ठीक हों, सामाजिक दृष्टि से भी हम ठीक हों, पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से, इंटेलेक्ट की दृष्टि से भी हम टॉप 10% में आते हों, अगर वो वर्ग समाज के लिए नहीं सोचेगा, चीजों के ठीक होने की नहीं सोचेगा, तो दूसरे कैसे सोचेगा? जो ब्रेड और बटर की स्ट्रगल में, क्राइसिस में ही अभी उलझे हुए हैं, हम उनसे क्या अपेक्षा रख सकते हैं अगर वो सब होने के बावजूद हम कुछ नहीं सोचते? तो वो प्रश्न था जिसने हमको एक तरह से बात भी कर दिया ये सोचने के लिए कि यार इस दिशा में कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए। इन यात्राओं में चलते हुए वो मैं अपनी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट मानता हूँ उस जगह से, जहाँ मध्यस्थ दर्शन का एक्सपोजर होना और उसके साथ हमारा इसमें लगने का वो होना। कालक्रम में धीरे धीरे ये बात हमको अपने लिए लगी कि बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन अपनी जिंदगी में दिखाई दिया, सूचनाएं भी बहुत सारी पूरी इकट्ठी हो गई, पर फिर भी जिंदगी में अनेक घटनाओं को देख करके अपने में भी और अगले में भी किसी एक लेवल पर कमी महसूस हो रही थी, अभाव महसूस हो रहा। उस सर्च को करने की दृष्टि से हमने जो है भारतीय और पाश्चात्य शास्त्रों को करने का काम। तो लगभग मुझे लगता है कम से कम 6-7 साल का समय तो हमने जहाँ जहाँ भी लगा सकता था लगाया, कुछ संस्थान में रहते हुए और लगभग 3-3.5 साल तो बाहर रह के लगाया, जो भी पढ़ सकता था उसको पढ़ने का काम किया। उसमें जो दूसरी सबसे ज्यादा हमको जिस चीज ने प्रभावित किया वो है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, मार्शल रोजेनबर्ग की एक टेक्निक है कि हम उनका बहुत सिंपल कहना है कि हम आज के दिन परिवार में जीते हुए, संस्थाओं में जीते हुए एक दूसरे को जो घायल करते हैं ना, आज के दिन हम थप्पड़ मार के घायल बहुत कम करते हैं, डंडे मार के घायल बहुत कम करते हैं। ये हमारी भाषा है, ये हमारी वाणी है, ये हमारा लैंग्वेज है, चाहे वो वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, हमारे गेस्चर से, हमारे टोन से, हमारी शैली से, हमारे लहजे से या बोल करके हो, ये है जिससे हम एक दूसरे को सबसे ज्यादा घायल करते हैं। तो ये ठीक होने की जरूरत है कि हमको अपने बारे में पता चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो, सामने वाले से पूछ के देख लीजिए कि दिन में कितनी बार हमसे घायल हो रहा है, तुरंत पता चल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा। वो दूसरी चीज थी जिसने हमको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इंडियन शास्त्रों में देखिएगा तो वो सबकी मैं बहुत डिटेलिंग तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 2 बुक जिसके कुछ मुद्दों को मैं यहाँ पर यूज करूंगा अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, वो योग दर्शन का पतंजलि का योग सूत्र और दूसरा श्रीमद् भगवद गीता। और ये सब को कहने के पहले मैं 2 डिस्क्लेमर बता दूं। कोई भी आदमी जो बोलता है वो अपनी समझ बोलता है। आज किसी भी शास्त्र के बारे में मैं कुछ बोलूं, चाहे मध्यस्थ दर्शन के बारे में बोलूं, चाहे गीता और योग दर्शन के बारे में बोलूं, जो मेरी समझ है मैं उसको बोलता हूँ। इसलिए वो अंतिम सत्य है या सभी लोग वैसी ही व्याख्या करते होंगे, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता। मैं आपसे ये अपेक्षा भी नहीं रखता हूँ कि आप मेरी व्याख्या को माने। ये अपेक्षा जरूर है कि उसको जांच परख करके देखें, आपको ठीक लगता हो तो आगे बढ़े, नहीं ठीक लगता हो तो कचरे में डाल दें। इतनी भर की हमारी अपेक्षा है। तो एक तो मैं ये कहूंगा कि आदमी तो जो समझ में आता है वो उतना ही बोल पाता है, उससे अधिक कोई नहीं बोल पाता। ना मैं बोल सकता हूँ ना अगला। किताबें हम कोई भी अपने हाथ में पकड़ लें, जब उस पर हम कुछ बोलने जाते हैं, जो हमारी बुद्धि उस पर होती है वही बोलते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं बोल पाते। फिजिक्स पढ़ाने में भी यही होता है, केमिस्ट्री पढ़ाने में भी यही होता है। तो एक तो मैं ये कहूंगा कि जो भी मैं कह रहा हूं वो मेरा वर्जन, जरूरी नहीं है कि दूसरे लोग उससे सहमत। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अल्टीमेटली पूरी बात को, जो मैंने पहले भी कहा है उसको रिपीट कर रहा हूं, कि एक खुले मानस से सुना, अपने को आधार में रख करके, केंद्र में रख करके जांच परख करके देखा जाए कि हमारे लिए सार्थक होती है। तो इस पूरी प्रक्रिया से चल के मुझे धीरे धीरे अपने लिए ये समझ में आया, कुछ वर्षों में गुजर करके, कि सूचनाएं तो बहुत है हमारे पास। मुझे पता तो है कि सम्मानपूर्वक जीना है, मुझे पता तो है कि स्नेहपूर्वक जीना है, मुझे पता तो है कि शांति रखनी है, गुस्सा नहीं करना। लेकिन अगला जैसे ही हमारे लिए अपमानजनक कुछ बोलता है, मैं 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट तो उसको इग्नोर कर पाता था।
5वें मिनट से हम बाहर कुछ बोले चाहे नहीं बोले, मेरा इनर रिएक्शन, अंदर की प्रतिक्रिया शुरू हो जाए। ये हमको अपने लिए दिखाई देना शुरू, उसको बदलने की प्रक्रिया जो धीरे धीरे हमको पकड़ में आ पाई, वो मैं मानता हूं कि मेरी लाइफ का एक और टर्निंग पॉइंट है। कि एक जगह तो वो था जब 2005-6 में पढ़ करके सूचनाओं के रूप में हमारे पास पर्याप्त सूचनाएं हो गई। ये दूसरा जगह हमारा रहा जहां हमको ये दिखा कि उन सूचनाओं के साथ अपने में बदलाव कैसे लाएं। बदलाव लाने का मतलब ये कि जब आप हमारे साथ सम्मान और स्नेह से व्यवहार करते हैं, मैं तभी आपके साथ सम्मान और स्नेह से, जब आप हमारे साथ न्यूट्रल जीते हैं तभी मैं आपके साथ सम्मान और स्नेह से जीता हूं। और तीसरा, जब आप हमारा अपमान करते हैं और विरोध करते हैं तब भी मैं आपके साथ सम्मान और स्नेह से जी पाता हूं। तो मेरी समझदारी का कुछ प्रमाण है। तो इस प्रक्रिया को अपने में विकसित करना जरूरी है कि चाहना जो हमारी है अपने में सम्मान के, स्नेह के, विश्वास के भाव को निरंतरता में बनाए रख पाने की, उसको अपने रोजमर्रे की जिंदगी में रख पाना। तो इसलिए हम जितने भी उदाहरणों पर यहाँ चर्चा करेंगे उसको हम लिमिट करके रखेंगे अपनी व्यक्तिगत जिंदगी, अपनी पारिवारिक जिंदगी और जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि ये तीनों जगहों पर हमारी भूमिका है। हम सीधा सीधा कुछ कर सकते, देश के प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए, इस चर्चा को हम आप करके अभी कुछ बहुत निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे अभ्यास की दृष्टि से। वो चर्चा तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से हो सकती है। हम तो अपने को फोकस रखेंगे ये तीन जगह, अपना व्यक्तिगत जीवन, परिवार में जो हमारे सारे संबंध है, उसमें परिवार कहता हूं उसका मतलब उसमें मित्र, पड़ोसी, जिनके साथ हमारा मिलना जुलना है, वो सबको मैं शामिल करके कह रहा हूं। एक्सटेंडेड फैमिली आप समझिए उसको। और तीसरा मैं कह रहा हूं जिस संस्था में, जिस समूह में भी आप काम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है, वहां पर जीने को केंद्र में रख करके बात करें। उधर बहुत साफ है। तो उस दृष्टि से हम चर्चा को इतने पर ही केंद्रित रखें। मैं स्लाइड्स का प्रयोग करने वाला हूं, पर स्लाइड्स प्रधानता से मेरे ध्यान रखने की जगह से है कि क्या बात हमको करनी है। उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर हम नहीं बात करें, हम तो फोकस करके कुछ बिंदुओं पर बात करें। तो उनमें से जितने बिंदुओं पर, और वो बिंदु मैं कोई फिक्स करके नहीं आया हूं, कुछ बिंदु निश्चित रूप से फिक्स हैं, बाकी आपकी चर्चा पर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ उसको ले जाते हैं, वहां से हम उसको बात करें। इसलिए स्लाइड्स को जब खोलेंगे तो जिस बिंदु पर हम बात कर रहे हैं उतने से जुड़े सवालों को ही हम रखेंगे, बाकी बिंदुओं को पढ़ने में भी अपना समय खराब नहीं किया, क्योंकि उससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आगे फिर मिलेंगे, जब अवसर होगी, अनुकूलता होगी तो उस पर हम बात कर लेंगे। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मुद्दा ये नहीं है कि सूचनाएं बहुत सारी हमारे पास हो जाए। इस सत्र का मुद्दा यह है कि जो 2-4 सूचनाएं भी हमारे पास हैं, इन 2-4 सूचनाओं से ही जिंदगी में कितना बदलाव हो सकता है और कैसे हो सकता है, उस पर बात करना इसका मुख्य उद्देश्य। तब नहीं, इसलिए आराम से सेशन की बात हो सकता है, उनके साथ सेट कर लेंगे कैसे वो जाए आज। बढ़िया, तो चर्चा को शुरू करते हैं। कोई और प्रश्न तो नहीं? बढ़िया, मैंने पहले से लिख रखा है परिचय एवं अपेक्षा के संदर्भ में और अपनी ओर से कुछ बातों के संदर्भ में, तो उसको करेंगे। अपनी ओर से जो मुझे कहना था वो तुमने कह ही दिया। मैं सबसे पहले अभ्यास की आवश्यकता और अभ्यास कैसे करें उसको ही मैं पूरा कर देना चाहता हूं, ताकि ब्रेक के पहले उस पर हमारा ध्यान जाना शुरू हो जाए। अभ्यास की जरूरत क्या है उसको अगर देखेंगे ना, मैं एकदम सिंपल उदाहरणों से शुरू करता हूँ। आपका एक तरह से बैठने का आदत हो गया, जैसे उदाहरण में जितने लेते जाऊंगा ना, आप लोग नाराज मत होइएगा कि प्लीज हम पहले दोनों हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि अगर नाराजगी शुरू करेंगे तो बहुत चर्चा हो नहीं पाएगी, आप नेता के साथ सुना दें। तो अगर आपका बैठने का आदत हो गया है और बैठ करके पैर हिलाने की आदत हो गई है, जैसे अभी भैया का पैर थोड़े समय पहले हिल रहा है, आप इनको कहिए कि पैर मत हिलाओ, 5 मिनट तक तो नहीं हिलाएंगे, 10 मिनट तक तो नहीं हिलाएंगे, 10 मिनट के बाद फिर कब पैर हिलना शुरू हो जाएगा उनको भी नहीं पता। आपकी जिस तरह से बैठने की आदत हो गई है, मैं आपको कह दूं कि ये तरीका आपके लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये जरूरी है कि आपको झुक के बैठने की आदत हो गई है, देखो सीधा रखिए।
आप सीधा होकर बैठेंगे जरूर हमारी बात सुन, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बाद कब वापस आप झुक जाएंगे आपको खुद भी पता नहीं। तो सूचना तो आपको मिल गई कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, सूचना तो आपको मिल गई कि पैर को नहीं हिलाना, लेकिन जीने में बदलाव नहीं आता। 1 मिनट आता, 2 मिनट आता, 5 मिनट आता, वापस कब स्लिप हो जाता है हमको पता नहीं। ऐसा होता नहीं। रात को 10 बजे हम सोते हैं ये निर्णय लेकर के कि सुबह 4 बजे 5 बजे उठना है, ये अध्ययन करना है, ये अभ्यास करना है, ये आसन करना है, ये प्राणायाम करना है, ये दिनचर्या व्यवस्थित करनी है। और सुबह जब अलार्म बजना शुरू होता है ना, उसको बंद करके सो जाते हैं ये बोल के कि 5 मिनट और सो जाते, और वो 5 मिनट कब आधे घंटे में कन्वर्ट हो जाता है पता भी नहीं। वही श्याम कुमार है जो रात के 10 बजे ये कह रहा था कि उठेंगे सुबह 5 बजे, और वही श्याम कुमार है 5 बजे अलार्म को बंद करके सो जाता। दूसरा आदमी तो नहीं आ गया। तो ये गैप कैसे खत्म हो कि जो रात के 10 बजे ये निर्णय था कि हमको सुबह 5 बजे उठना है और अध्ययन अभ्यास करना है और बाकी चीजें करनी है, वो गैप कैसे? भाषा में एक्सप्लेन कर देना एक बात, जीने में सम्मान का होना, जीने में विश्वास का होना, जीने में स्नेह का होना, जीने में मैत्री और करुणा का होना बिल्कुल ही दूसरी बात है। और मैं भाषा में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं जो अध्ययन पूर्वक हो सकता है, कि मैं भाषा में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि विश्वास क्या है, सम्मान क्या है, स्नेह क्या है, मैत्री क्या है, प्रेम क्या है, क्रोध से कैसे बाहर निकल सकते हैं। अध्ययन के साथ ये बहुत अच्छे से हो सकता है कि मेन सूचनाओं को आपको डिलीवर कर, उससे जुड़े जितने तर्क जितने सवाल आपको करने हैं कर लीजिए, मैं सबका उत्तर। लेकिन अगर आप हमारे साथ रहने आएंगे या हमारे घर वाले लोगों से पूछ लेंगे कि इसके जीने में विश्वास, सम्मान, स्नेह कितनी बार दिखाई देता है और अपमान, क्रोध कितनी बार दिखाई देता है, तो एक लंबी लिस्ट हमारे घर वाले आपको बता सकते हैं। आप खुद भी हमारे साथ रहेंगे 10-15 दिन तो पकड़ लेंगे। बहुत बार इन सेशंस को करके जब लोग घर जाते हैं और लंबा चौड़ा बताना शुरू करते हैं, घर वालों का पहला कमेंट ये होता है कि जाओ थोड़ा दिन और करके देखो, तुम्हें को ज्यादा जरूरत। तो ये समझना जरूरी है कि अभ्यास का तात्पर्य ये है कि ये जो सूचना हमने अपने में ले आए हैं उसके आधार पर अपना बदलाव कैसे कर सके, बदलाव कैसे। और अभ्यास उस प्रक्रिया का नाम है कि बार 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 मेहनत करके हम धीरे धीरे अपने को बदलते हैं। उस पर और बात करेंगे कि कैसे वो हो सकता है, पर प्लेसमेंट समझ में आया कि अभ्यास की जरूरत है। अध्ययन और अभ्यास का अंतर यह है, बहुत सामान्य भाषा में मैं फिर से रिपीट करूं, तो अध्ययन से आपको सही क्या है गलत क्या है उसकी सूचना मिल जाएगी, उसका पता चल जाएगा। उससे जुड़े हुए जितने भी तर्क वितर्क होंगे आपके वो शांत हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। और आपको अपने अंदर एक आभास होना शुरू हो जाता है कि हाँ यार बात तो ये सही है। ये रोल है जिसको मैं यहाँ अध्ययन कह रहा हूँ उसका। वैसे तो आप मिला के अध्ययन अभ्यास के बदले को एक ही शब्द प्रयोग कर लेंगे तो अभ्यास भी अध्ययन में ही समाहित हो जाएगा, लेकिन जब दोनों को अलग अलग करके बात कर रहे हैं तो अध्ययन वो जगह है जहाँ आपके तर्क सूचना मिल जाएगी, सही है कि गलत इसका पता चलने लगेगा। उससे जुड़े जितने आपके तर्क वितर्क हैं वो सब शांत हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, और आपको अपने अंदर एक आभास होना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार बात। अभ्यास वो जगह है जहाँ ये आभास जो हमको हुआ है वो धीरे धीरे हमारे जीने में बदल जाए और हम वैसा हो जाए। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं सम्मान को सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ, बल्कि ऐसा है कि सम्मान मेरे लिए जीने की वस्तु बन जाए। अब ऐसा नहीं है कि मैं स्नेह को सिर्फ भाषा में बोलता हूँ, मेरे जीने से भी स्नेह आपको दिखाई देता है। ये रोल है अभ्यास का कि जो सूचना हमको पता ही है, हो गया है, उसको सही के रूप में हमको लगता है कि वो ठीक है, उसके अनुरूप हम अपने जीने को बदलें। और सिर्फ सूचना में अगर खड़े हैं ना, तृप्ति ना हमको मिलती है न सामने वाले। सम्मान और स्नेह की पर्याप्त सूचना होने के बावजूद भी
हमारे अंदर अगर अपमान उठता है, द्वेष उठता है, विरोध उठता है, क्रोध उठता है, घृणा उठती है, ईर्ष्या उठती है, दूसरे को उसका पता तो तब चलता है जब हम जाकर के कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अपने अंदर की आग तो उसी समय से लग जाती है जिस समय से अपमान का भाव शुरू हो गया, विरोध का भाव शुरू हो गया, घृणा का भाव शुरू हो गया। उस आग में जलने वाले हम सबसे पहले होते। तो सिर्फ भाषा में अगर हमने चीजों को सीखा है, उसको अपने आचरण की वस्तु नहीं बनाया है, उसके आधार पर बदलाव नहीं हुआ है, तो भाषा में सब पता होते हुए भी हमारा जलना लगातार बना है। दूसरे को पता चले चाहे नहीं चले, हमको लगातार पता चलता है, क्योंकि बाहर जरूरी नहीं है कि हर बात में प्रतिक्रिया करूं। बाहर से आप मेरी प्रतिक्रिया को देखेंगे तो शायद पिछले 10 सालों में भी बहुत मुश्किल हो जाए आपके लिए ढूंढना कि मैंने कहीं प्रतिक्रिया। लेकिन अगर अंदर की प्रतिक्रिया को देखेंगे तो मैं बता सकता हूं कि कब कब कहां कहां कैसे कैसे हुआ, मैं बता सकता हूं। तो अभ्यास वो जगह है जो हमारी भाषा और हमारे होने के बीच की दूरी को समाप्त करती है। उसकी पहली तृप्ति हमको खुद ही हमारे अंदर मिलने शुरू, पहली गवाही कि अभ्यास ठीक चल रहा है या नहीं, उसकी तृप्ति गवाही हमको अपने अंदर किस रूप में मिलती है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका गुस्सा करने का आदत है तो अभी अभ्यास आपने शुरू किया और कल वो खत्म नहीं। प्रक्रियाएं अपना समय लेती है। आपको पता चल गया दिल्ली पहुंचना है, आपको पता चल गया इस रास्ते से पहुंचना है, वो सब के बावजूद भी आप कार से चल रहे हैं तो 10 घंटे, पैदल चल रहे हैं तो शायद 10 दिन, प्लेन से चल रहे हैं तो शायद 2 घंटे, ये समय तो लगना ही है, ये समय तो लगेगा ही। और कितना समय लगेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप दिल्ली से कितने दूर हैं और किस मोड़ से उधर जा रहे हैं। दिन में 10 बार गुस्सा आता है, वो 5 बार आता है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। अभी जो गुस्सा मैं किन्हीं के घर पर था थोड़े दिन पहले, उनको गुस्सा आया और उन्होंने लैपटॉप उठा के पटक दिया। बेटे के साथ कुछ बहस हो गई होगी, लैपटॉप उठा के पटक दिया। ये जो इंटेंसिटी है हमारे गुस्से की कि लैपटॉप मोबाइल जो भी हाथ में दिखता है हम पटक देते हैं, ये इंटेंसिटी कम होना शुरू होती है। तीसरा ये होता है कि जो गुस्सा आया हमको और हम 10 दिन तक उसको मन में पाल के रखते हैं, बना के रखते हैं, वो 10 दिन से 5 दिन, 5 दिन से 2 दिन, 2 दिन से 1 दिन, 1 दिन से कुछ घंटे, फिर वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। तो यात्रा हमारी ठीक चल रही है कि नहीं, इसका पहचान इस बात से मत ढूंढिएगा कि अगले दिन हमारा जो है वो सब स्नेह स्थापित हो गया कि नहीं, सम्मान स्थापित हो गया कि नहीं। अभी भी तो चूक हो ही रही है, होगी, उसकी इंटेंसिटी कम हुई है चूक की कि नहीं ये देखा जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई है कि नहीं ये देखा जाए, उसका ड्यूरेशन कम हुआ है कि नहीं ये देखा जाए। और पॉजिटिव में कहूं तो स्नेह पहले जितनी देर बना रहता था वो ज्यादा देर बना रहता है कि नहीं ये देखा जाए। पहले जो दिन में 5 बार स्नेह का ध्यान आता था वो अभी 20 बार आता है कि नहीं। और पहले स्नेह जिस इंटेंसिटी से महसूस होता था उससे ज्यादा आज महसूस हो रहा है। ये पैरामीटर समझ में आया अपने प्रोग्रेस को मापने का, कि जितनी भी गलतियां हम कर रहे थे उसका इंटेंसिटी, उसका फ्रीक्वेंसी, उसका ड्यूरेशन कम हो रहा है कि, और जो ठीक हम करने का अभ्यास कर रहे हैं उसका इंटेंसिटी, उसका फ्रीक्वेंसी, उसका ड्यूरेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। ये इंडिकेटर होगा हमारे प्रोग्रेस को मापने। ठीक है। अभ्यास की अगली उपलब्धि को सामान्य भाषा में बताने के लिए मैं ये भी कहता हूं कि अगर आप तैराकी सीखना चाहते हैं तो आप स्विमिंग की 2 किताबें निकाल के पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा हाथ कैसे रखना होता है, पैर कैसे रखना होता है, गला बाहर निकाल के सांस कैसे लेना होता है, सब आपको पता चल। आप उन किताबों को 2 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, 20 बार पढ़ें, 25 बार पढ़ें, 50 बार पढ़ें और नदी में नहीं उतरें, आप पूरी जिंदगी भर में भी तैराकी सीख पाएंगे? जिंदगी भर में नहीं सीख सकते। बल्कि तैराकी की कई प्रक्रियाओं का तो जब तक आप अंदर घुसते नहीं हैं आपको पता नहीं चलता, आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो समस्या ही आपको पता नहीं है। उत्तर को क्या एप्रिशिएट करेंगे आप उस उत्तर को भी कई बार एप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं जिन समस्याओं को आपने फेस ही नहीं किया। तो अभ्यास का महत्व जो है वो इस बात में है कि जो सारी किताबें हमने पढ़ ली,
सूचनाएं हमको ठीक से मिल गई, उसके आधार पर नदी में उतर के हाथ पैर चलाना सीखें और ऐसा हम एक्सपर्ट बनते। ऐसे ही ड्राइविंग की किताबें आप पढ़ सकते हैं। अगला आदमी 15 मिनट में आपको ड्राइविंग बता देगा, क्लच, गियर, स्टीयरिंग, ब्रेक को कैसे ठीक करना है। 15 मिनट लगता है बताने, मुझे भी आता है। मैं आपको सारे कंसेप्ट बता सकता हूँ ड्राइविंग के लिए कैसे किया जाए। ड्राइविंग नहीं आती, नहीं आती। तो अगर आप हमको बैठा देंगे ड्राइविंग सीट पर तो मैं कुछ नहीं बताऊँ। अगर मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठा हूँ और आप कंसेप्चुअली हमसे पूछेंगे तो मैं कठिन से कठिन सिचुएशन में गाड़ी कैसे निकालें वो आपको बता। चलते हुए पहाड़ पर अगर आपकी गाड़ी बंद हो गई हो, उसको भी ऊपर कैसे उठाएं कि आप गिरे नहीं नीचे, मैं कंसेप्चुअली बता दूंगा आपको कि कैसे हैंड ब्रेक का यूज करना है और कैसे एक्सीलरेटर को छोड़ना है और बढ़ाना है, ब्रेक और एक्सीलरेटर का कॉम्बिनेशन क्या रखना है और हैंड ब्रेक को किस तरह से यूज करना है, मैं सब बता दूंगा। लेकिन अगर आप हमको वहां बैठा देंगे, गड्ढे में गिरे हुए हम बोलेंगे। तो अभ्यास वो प्रक्रिया है जो उन सूचनाओं को हमारे रियल जिंदगी में उतारने का काम है। और जितना भागेंगे इससे उतना किसी भी जिंदगी में ना आप ड्राइविंग सीख पाएंगे ना आप स्विमिंग सीख पाएंगे। भागना विकल्प नहीं है, फेस करना ही विकल्प है। आप 10 साल 5 साल भी पोस्टपोन करते रहे, कंसेप्ट मुझे 10 साल से आता है लेकिन मैं ड्राइविंग करने जाता ही नहीं हूँ कभी। 10 साल तो हो गए मुझे नहीं आती ड्राइविंग, 10 साल बाद भी नहीं आएगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। कि नहीं, ड्राइविंग नहीं आई जिंदगी चल सकती। जिन लोगों के साथ हम जी रहे हैं व्यवहार नहीं आएगा तो जिंदगी एक स्विमिंग नहीं आई जिंदगी चल सकती। जिन लोगों की परस्परता में हम जी रहे हैं वहां संबंध में भाव को ठीक रखना अगर नहीं आता है जिंदगी एक कदम नहीं चलेगी। नहीं, कठिन तो नहीं लग रहा कि देखो, कठिन लगे तो बिना संकोच के हमको रोक लीजिएगा, बिना संकोच के रोक लीजिएगा, हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी शुरू करते ना, अमल की बातों को धीरे धीरे शुरू करेंगे। अभ्यास के बारे में मुझे ये भी कहना है, जो बात उन्होंने कही ना, अमल कठिन लगता है। देखिए ये बात तो सही है, जैसे ड्राइविंग का कंसेप्ट बताने में 15 मिनट लगता है और सीखने में 3 महीने लग जाते हैं। ऐसे ही सिद्धांत बताने में हमको यहाँ 15 मिनट लगेगा, करने में आपको समय जरूरी नहीं है, पहले भी हो सकता है, आपकी निष्ठा और ईमानदारी पर निर्भर करता है। अगर हमारे जैसा ड्राइविंग सीखेंगे तब तो जिंदगी लग जाएगी। ये बात तो सही है कि जैसे मैं ड्राइविंग सीख रहा हूँ वैसे आप सीखेंगे तो जिंदगी तो लग जाएगी। लेकिन अगर निष्ठा और तत्परता से करेंगे ना तो बहुत प्रोग्रेस आपको कुछ महीने में दिखाई देगा। और कुछ महीने तो छोड़िए, मैं तो कहता हूँ ये 8 दिन प्रैक्टिस करके देखिए ना, इस 8 दिन में नहीं दिखाई देता हो तो हमको बताइए। आप देखिए ना, चौथे दिन हमको फीडबैक दे दीजिएगा कि इम्पैक्ट होता है। लेकिन अब बॉल आपके कोर्ट में है मेरे बता देने के बाद, करना आपको। गलती हमसे ये होती है कि हम जब ड्राइविंग सीखने जाते हैं, बुद्धिमत्ता क्या है, जब पहले दिन हम ड्राइविंग सीखने जा रहे हो हम किसी खाली सुनसान जगह पर चलाएं, जहां उसके लिए ट्रैक बना हुआ है वहां जाके चलाएं या मेन रोड पे उतर है। उत्तर साफ है ना। उसी तरह से ये अभ्यास अगर यहाँ 8 दिन आप नहीं करेंगे एक सेफ वातावरण में, और आप सोचेंगे कि घर जाकर के हम सीधा कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। एक्सीडेंट के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ये वही कुछ साहस है कि हम पहले दिन सारा वो सीखे और कार उठा के रोड पे उतर गए, खुद भी टकराएंगे, सामने वाले की भी घायल करेंगे, दोनों घायल होंगे, हम भी और अगला भी। तो ये जो 7-8 दिन का एक कंड्यूसिव वातावरण है ना, इसका सदुपयोग करने की जरूरत है अपने रोज बदलाव की प्रक्रिया को उतारने के लिए। वो उतारेंगे तो चीजें आगे बढ़ेंगी, नहीं उतारेंगे तो नदी किनारे खड़े रह के स्विमिंग सीखने की बात है।
बिना कार में बैठे किताबों के माध्यम से ड्राइविंग सीखने की बात। अब मैं बार बार कहूँगा, इसका ये मतलब नहीं है कि किताबें महत्वपूर्ण नहीं है, ड्राइविंग महत्वपूर्ण नहीं है, सिद्धांत महत्वपूर्ण। तो उसका इनिशियल स्टेप, प्रारंभिक चरण। और जब भी हम आगे के स्टेप की बात करेंगे तो हम मान के चल रहे हैं तो पीछे का सब काम आप कर लिए हैं, इसलिए हम आगे पर ध्यान दें। अगर वही नहीं हुआ है तो लौट लौट के उसको और कर लीजिएगा। अगर हमको पता ही नहीं है कि क्लच कौन सा होता है, गियर कौन सा होता है, स्टीयरिंग कौन सा होता है, कैसे उसको डील करते हैं, निश्चित रूप से लौट के आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसको। पर उसके लिए अलग सेशंस हैं, अलग सत्र है, वहां करेंगे उस काम। यहाँ तो हम इस काम को करेंगे कि जितना ही आपको पता है उतने से भी क्या हो सकता है, उतने से भी क्या हो सकता है उस पर हम बात करें। और जितना आपको पता है मैं अपने लिए बता दूं पर्याप्त है। मैं बिना पूछे कह रहा हूं आपसे कि जितना आपको पता है वो मेरे हिसाब से पर्याप्त है। आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव लाने के लिए, कम से कम उन सभी बदलाव को तो ला ही देगा वो जिनसे आप आज के दिन दुखी हो। फिर आगे नए दुख पैदा होंगे तो उसको देखेंगे बाद में। बट आज जिन दुखों को हम डील कर रहे हैं वो तो जितनी सूचनाएं आपके पास है वो पर्याप्त है। पर है कि नहीं उसको करके देखते हैं। अभ्यास के बारे में मैं एक बात और कहता हूँ कि अभ्यास की जो सबसे बड़ी चुनौती होती है ना वो ये कि इसका पहला ही दिन सबसे कठिन होता है। आप ड्राइविंग सीखने जाएं, कौन सा दिन सबसे कठिन? आप किचन में खाना बनाने के लिए घुस रहे हैं, कौन सा दिन सबसे कठिन? आप नदी में उतर रहे स्विमिंग के लिए, कौन सा दिन सबसे कठिन? पहला। तो ये जैसा वो हर्डल में देखते हैं ना, दौड़ आदमी लगाता है, इसका पहला ही हर्डल सबसे बड़ा है, बाद वाले फिर छोटे। इस पहले ही हर्डल की ऊंचाई को देख करके ना हम घबरा जाते हैं, थोड़ा बहुत हाथ पैर मारते हैं, रुक जाते हैं। ये पहला हर्डल एक बार आप क्रॉस कर लिए, आगे के सारे हर्डल आपको रिलेटिवली इससे छोटे मिलेंगे, ये पक्का है। और जब तक वो क्रॉस करने का काम नहीं करेंगे तब तक ये हर्डल उतना ही ऊंचा पहला ही आपके सामने हमेशा टफ आता है। तो अभ्यास का पहला ही दिन सबसे कठिन होने के कारण हम कुछ हाथ पैर मारते हैं, थोड़ा बहुत कुछ पता चलता है, और नहीं पता चलता है तो कहीं ना कहीं उसको छोड़ के फिर हम जिसमें लगे हैं उसी में लग जाते हैं। तो थोड़ा धैर्य से ही किसी भी चीज को हमको समझना पड़ता है। और इसको मैं दूसरी तरफ से ऐसे कहता हूँ कि पहले दिन आपको जितनी कठिनाई हो रही है, आप ये देखिए कि इतनी ही अधिकतम कठिनाई आपको होने वाली है, आगे के दिन की कठिनाई इससे कम ही। तो आपको जो कठिनाई पहले दिन अभ्यास में महसूस होती है, आप उसको ऐसे देखिए कि यही सर्वाधिक कठिनाई है जो आपको फेस करनी पड़ रही है, इससे ज्यादा कठिन कुछ नहीं होगा। तो इसलिए उसको अगर आपने फेस कर लिया 2 दिन 4 दिन के एफर्ट में, आगे आपका रोड स्मूथ से स्मूथ होता चला जाएगा, ना कि टफ से टफ। ये उल्टी प्रक्रिया है। रास्ता रोज कठिन से कठिन तक की ओर नहीं जाता है अभ्यास का रास्ता तो कठिन से आसान की हो जाता है। तभी तो हम एक दिन एक्सपर्ट बन पाते हैं, तो बन ही कैसे पाएंगे? बढ़िया पठन करने की, श्रवण करने की जो शुरुआती उपलब्धि होती है वो यही होती है कि सही क्या है ये हमको पता चलता है। सही क्या है ये हमको पता चलता है। हमारे जो तर्कों में एक उलझन होती है वो उलझन धीरे धीरे शांत होती है और सच्चाई का कुछ आभास हमको मिलना शुरू होता है। एक अनुमान बनना शुरू हो जाता है सच्चाई के बारे में कि हाँ यार ये तो चीजें ऐसी। अब उसमें कदम दर कदम आगे बढ़ने के लिए एक एक स्टेप चलना ही पड़ता है। आपको खूब पता हो कि पहुंचना दिल्ली है, आपको खूब पता हो कि इस रास्ते से इस तरह से पहुंच सकते हैं। 2-3 बार और पूछ लीजिए हमसे, 2-4 और लोगों से पूछ लीजिए, 5-7 किताबें और खोल करके पढ़ लीजिए। वो सबके बावजूद जब चलना शुरू करेंगे तभी आपके और दिल्ली के बीच की दूरी कम होनी शुरू होगी, ना कि बिना चले। हमसे भी 20 बार सुन लीजिए, 4 लोगों से और वेरीफाई करा लीजिए, 2-4 पुस्तकों से उसको वेरीफाई कर लीजिए, दूरी यथावत बनी रहेगी दिल्ली और आपके बीच की। तो दिल्ली पहुंचना है ये पता चल गया, ये उपलब्धि। कैसे जाते हैं ये पता चल गया, ये भी उपलब्धि, पर पर्याप्त नहीं है।
तीसरा जगह है चलना। तो हम पहले दो पर तो बात कर रहे थे, कहाँ पहुंचना है और कैसे पहुंच सकते हैं। तीसरा तो आपके हाथ में है, तो मेरे हाथ में नहीं। मैं इतना तो कर सकता हूँ कि कहाँ पहुंचना है उसकी क्लैरिटी, कैसे पहुंचना है उस पर बात करता हूँ। रास्ते में चलने में अगर कोई बाधा आपको आती है, कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसका निराकरण कर सकते हैं, कैसे उसका उपाय निकाल सकते हैं, वो मैं बता सकता हूँ। और आप इससे अगर ये सोचेंगे कि आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो मेरा रोल तो अभ्यास में बहुत कम है, ज्यादा रोल तो आपका है। इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए। बहुत सारा समय सुनाई दे देगा, मैं तो सुन लूंगा, अदरवाइज बाकी लोग नहीं सुन पाएंगे। मैं पिछले पर एक लाइन बोल के आपके प्रश्न पर आता हूँ। ये बात होती है कई बार सारा कुछ पढ़ने सुनने के बावजूद हमको रास्ता नहीं पता चलता है कि कैसे आगे। थोड़ा बहुत कुछ अनुमान बनता भी है, उसमें चलने की कोशिश करते हैं, और दो एक कदम बाद अगर बाधा आनी शुरू हो जाती है, हम थक हार के छोड़ देते हैं। हमको लगता है यार ये हो। मैं तो मानता हूँ शिक्षा की उपलब्धि, परसों में वर्धा में एक सेशन में था, मैं इस पर ही बात कर रहा था कि अगर मैंने चीजों को ठीक ठीक समझा है और उसमें अपने को इन्वेस्ट किया है, उसकी उपलब्धि तो यही है कि 20 साल में जो हमको पकड़ में आता है वो हम 2 साल या 2 महीने में अगले को पकड़ा देते हैं। अगर हमको भी खेती की सारी विधा को सीखने में 20 साल लगा है और आपको भी 20 साल ही लग जाए, फिर अध्ययन विधा की उपलब्धि है। तो निश्चित रूप से समय के साथ जैसे जैसे लोग इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, रास्ता अगली पीढ़ी के लिए उतना उतना सरल और सुगम। तो जिम्मेदारी अभी वाली हमारी पीढ़ी की है कि हम उस रास्ते को जहाँ जहाँ ब्लॉकेज दिखता है वहाँ वहाँ वो रास्ता ढूंढ सके, रास्ता ढूंढ करके खुद भी बढ़ सके और फिर दूसरों से बात कर सके। अभ्यास में ये है कि बिना बढ़े जब हम बताने जाते हैं रास्ता, सुने सुनाए रास्तों को जब हम दूसरों को बताने जाते हैं, तो मैं इसको कहता हूँ कि ऐसा है कि जिस दवा से आपकी रोग का इलाज नहीं हो रहा है, उससे दूसरे का इलाज कैसे हो जाएगा। तो थ्योरेटिकली बता देने से अभ्यास में बहुत उपलब्धि नहीं होती। अगर हम खुद उस प्रक्रिया से गुजरे हुए होते हैं तो हमको एक एक डिटेल्स का बारीकी का पता होता है। तो अभ्यास में तो ये बहुत मुख्य बात है कि अगर हमको रास्ते का कुछ अनुमान बनता है तो हम धैर्यपूर्वक उस पर चलें, आगे बढ़ें। उस रास्ते की जितनी बारीकी समझ में आती है वो अगली पीढ़ी को हम ठीक ढंग से ट्रांसफर कर सकते हैं, तभी तो आगे की पीढ़ी आगे होते हुए आगे बढ़ सकती है। नहीं तो कैसे? सर, जैसा कि आपने कहा कि अभ्यास से हम किसी भी चीज को सरल कर सकते हैं, ये अभ्यास बहुत जरूरी है। कई बार मैंने ये देखा कि सर अभ्यास करते भी हैं या करने वाले होते हैं, करते हैं, तो कई बार या तो किसी स्थिति परिस्थिति के कारण या कुछ ऐसा मतलब माहौल ये बनता है कि वो हम अभ्यास करने से रह जाते हैं या कर नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सर क्या करना चाहिए? रखना पड़ेगा 8 दिन का। मतलब अक्सर सोचते हैं कि आवाज हो गया तो कल से करेंगे या परसों से करेंगे, या जैसे ही करने वाले होते हैं कई लोग बोल देते हैं अरे तुम क्या हो गया, तुम आगे आगे न ज्यादा हो, बाद देख लेना, तुम अपना करते रहो, हम लोग को इसमें वो ना करो या हमें मत दिखाओ, अपना करते रहो। तो वो फिर समझ गया आपकी बात। अगले 7-8 दिनों में आपको ये सारी बातों का उत्तर मिल जाएगा। अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा, एक सवाल पूछ के छोड़ देता हूँ कि जब कभी इस तरह से अभ्यास करने हम जाते हैं और नहीं हो पाता है, तो नहीं होने का कारण किसको पहचानते हैं? दूसरे लोगों को, बाहर की परिस्थिति को, उन्होंने सहयोग नहीं किया इसको, या हमको क्लैरिटी नहीं थी, हमको करने का पर्याप्त उत्साह नहीं था इसको? सवाल पूछ के छोड़ देता हूँ। अगर आप बाहर को कारण पहचानेंगे, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि बाहर अगर कारण है तो ठीक होने का काम हम सारा बाहर, और बाहर ठीक करने की बड़ी समस्या ये है कि हम इनको ठीक कर दिए, इनको ठीक कर दिए, आप 55-60 लोग बचे हुए हैं, एक एक करके किसको किसको ठीक करें? और इतने दिनों के अनुभव में ये तो पता चल गया होगा कि घर के 4 लोगों को भी अपने हिसाब से चला लेना बहुत कठिन काम है, 60 लोगों का क्या करेंगे जी? तो बाहर अगर प्रॉब्लम को पहचानेंगे, रिजोल्यूशन नहीं निकलेगा।
अगर उसकी जगह ये देखना शुरू करेंगे कि हम अपनी योग्यता में क्या विकास कर सकते हैं, हम अपने में कैसे बदलाव कर सकते हैं कि इसको हम और बेहतर ढंग से कर सकें, तो रास्ता नहीं। जब तक समस्या के छोर को बाहर की तरफ ही पहचान रहे हैं, कोई रास्ता नहीं। जब ये दिखना शुरू हो जाए कि समस्या का एक छोर हमारे अंदर भी है, वहां से पकड़ के समाधान को ढूंढा जा सकता है। अगर हम रस्सी के उसी सिरे की बात कर रहे हैं जो आपके हाथ में है, फिर जो कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं। हमको दिखना शुरू हो जाए कि रस्सी का दूसरा सिरा मेरे हाथ में भी है, इधर से मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ। इस प्रक्रिया से देखना शुरू करेंगे ना, तो हम समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर सिर्फ दूसरे के हाथ वाले छोर की तरफ ही देखते रहेंगे, शिकायत से अधिक कुछ भी नहीं। बट इस पर बात करेंगे। अभी तो अभ्यास क्या करना है और कैसे करना है मैंने उसी पर बात नहीं किया है, तो दूसरे लोग सहयोग नहीं करें तब क्या करेंगे, थोड़ा आगे का प्रश्न है, तो आएंगे हम उस पर आगे। पूछ लेते कर देते। और इसी के साथ होता है कि वो बीच में जब अभ्यास छूट जाता है, फिर बहुत दिनों के बाद जब शुरू करते हैं तो लगता है और पीछे छूट गया। ठीक है, दोनों ही बातें ठीक कि पूर्व की जो हमारी स्मृतियां होती हैं बहुत बड़ा जाती हैं। हम जब किसी आदमी को देखते हैं, हम उसको फ्रेश नहीं देखते, उसके सारे इतिहास के साथ देखते हैं। और मजे की बात है कि वो इतिहास ऐसा भी नहीं होता है जो आपका देखा हो, वो इतिहास ऐसा भी होता है जो बहुत सारा बैकग्राउंड दूसरों का। जैसे मैं उदाहरण बताऊंगा, मैं बिहार बेगूसराय से आता, इस एक वाक्य से आपका बिहार के बारे में जो जो नोशन होगा ना, वो हमारे ऊपर ही इम्पोज होता है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया होगा तो आप अच्छा बोले हैं, किसी ने कुछ खराब किया होगा तो वो सब आपको जो है हमारे ऊपर आप इम्पोज करें, हो ही जाता है। अगर हम बहुत सजग नहीं है, स्वाभाविक रूप से ऐसे ही एक ये हुआ। ऐसे ही आप हमसे कभी भी नहीं मिले, हमारे 4 मित्रों ने आपको हमारे बारे में कुछ कहा होगा। आप में से कई लोग आए होंगे जो हमसे पहली बार मिले, कहीं से हमारा नाम सुने होंगे, कहीं से हमारा फीडबैक सुने होंगे, कहीं से हमारे सेशन के बारे में सुने होंगे। ऐसे आए जिन्होंने आपको मेरा फीडबैक दिया होगा, अगर वो आपके अच्छे मित्र होंगे और अच्छा फीडबैक दिया होगा, तो आप उस पॉजिटिव एटीट्यूड से हमको सुनने का काम शुरू से ही शुरू किए, बिना हमारे पहले मिले। इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर आपके साथ रहने वाले लोगों ने हमारे लिए एक नेगेटिव फीडबैक दिया हो, आपको काफी समय तक सुनते हुए स्ट्रगल ही करना होगा हमारे साथ, ना चाहते हुए भी वो सारी चीजें टकराती रहेंगी। हमारे नायक जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। जिंदगी का अगर देखिएगा ना, परसेप्शन कैसे काम करता है, उसका कारण ये है। ये स्मृतियां बाला पे डालती, कैसे इससे बाहर निकलेंगे वो सब पर हम अभी आते हैं। सेशन ही पूरा 7-8 दिन हम इसी पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मैं कंटेंट पर नहीं के बराबर बात करने जा रहा हूं, प्रोसेस पर बात। और प्रोसेस को भी आपको जितना कदम पकड़ में आता है उस पर आप चल ले, ये उसका उपलब्धि है, ना कि थ्योरेटिकली उसको समझ के ज्वेलरी की तरह घर में डाल दें। फिर कोई उपलब्धि न होने वाली है, फिर वो बैंक के लॉकर की शोभा बढ़ाएगा, आपके गले खिलेंगे। तो जितना भी अभ्यास पकड़ में आता हो, एक एक कदम उस पर चलने का प्रयास करें, ये महत्वपूर्ण है। तो करेंगे इसको रिस्पॉन्ड, दोनों बातें जो आपने कही उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, इनका सुन के फिर आप पढ़ा। जैसे जीने को अध्ययन समझ लिया, जैसे अभी इस पर बात हो रही थी जीने में आना चाहिए, तो हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ऐसा लगता है कि पढ़ना ही जीना है। तो जीने की जो प्रैक्टिकल रूप में जो इसको हम बोलेंगे आचरण व्यवहार में लाने की जो बात है, उस पर उतना ध्यान नहीं जाता। ऐसा लगता है कि मुझे समझ में आ गया है, मेरे जीने में आ गया। तो जीने के बारे में जो हमारी स्पष्टता वैसी नहीं है कि उसको हम आचरण और व्यवहार से भी अटैच करें। जैसे भी दर्शन के बारे में हम पढ़ते हैं या जो भी, जैसे सम्मान की कोई बात कहेगी या फिर किसी सत्र में रिस्पेक्ट के बारे में बहुत बार पढ़ लिया, सुन लिया, ऐसा लगता है कि सब समझ में आ गया। और जो समझ में आने का जो भाग है, ऐसा महसूस होता है कि जीने में आ गया। चूंकि जीने की जो हमारे विस्तृत व्याख्या जिसको
कारण कि जो हमें अपने अभ्यास की ओर उतना वो लेके नहीं जाता। ठीक है, ये समझना है। ठीक है। मैं ये जो क्लियर हो रहा है इसमें कि अध्ययन पर्याप्त नहीं है, अभ्यास की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि बहुत बार हमारे साथ क्या होता है कि सूचनाएं लेने में ही हमको मजा आता रहता है ना, पढ़ने समझने में, है ना। वो ये भी कि हाँ अभ्यास की आवश्यकता हम करते हैं, मतलब उसमें जाता ही नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है ये पढ़ लिया हमने, ये कर लिया तो फिर ये शास्त्र पढ़ लिया तो वो कर सब करते रहते हैं, उसमें मजा आता रहता है। तो ये रीजन क्या है, मतलब ये कि हमारी मतलब सूचना पूरी नहीं हो पा रही है, इसमें हमारा लगता है या हमको रास्ता है आगे का, या उससे क्या प्रॉब्लम का मतलब सिर्फ पढ़ने सरल मजा आ रहा है। प्रॉब्लम एकदम सिंपल तो है। हमारी आज की पढ़ाई लिखाई सारी ऐसी हो गई है कि स्कूल अलग हो गया है, यानी पढ़ाई लिखाई अलग हो गई है, जीना अलग हो गया। वो बचपन से ही ट्रेनिंग में नहीं जुड़ता। हमारे आईटी के प्रोफेसर ऐसे सर जिनका बता रहा हूँ, एक बार कभी इन लोगों का एक इंटरव्यू ले रहे थे। हम आईटी की कोचिंग के लिए जो है बच्चों को मोटिवेट करने का काम करते थे। 2006-7 की बात, 2004-5 की बात। कभी उनसे एक बार बात हो रही थी तो उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण बताया। उन्होंने एक बच्चे को प्रॉब्लम दिया कुछ कि इतना लीटर पानी जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इतना लीटर पानी जो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये दोनों को मिक्स करोगे तो क्या टेम्परेचर है। उसने बढ़िया फिजिक्स का फॉर्मूला लगाया और एक 40 डिग्री पर था, दूसरा 70 डिग्री पर था। उसने उत्तर में बताया 80 डिग्री। तो मैंने पूछा कुछ पानी है मात्रा जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 40 डिग्री, थोड़ा और पानी है कोई जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये दोनों को मिक्स करोगे तो टेम्परेचर क्या होगा। उसने कहा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। उन्होंने सिंपल एक बात पूछा, बच्चे ने जब उत्तर दिया तो उन्होंने सिंपल एक बात पूछा कि ये बताओ जब तुम नहाने जाते हो ठंड के दिनों में तो ठंडा पानी में जाते हो और गर्म पानी में जाते हो, दोनों को मिला के नहाते हो तो जो टेम्परेचर बनता है ठीक वो गर्म से कम, जो पहले गर्म था उससे कम और ठंडे से अधिक होता है कि नहीं होता है। कहा बिल्कुल होता है। उन्होंने कहा कि तुमको फिर यहाँ एक बात नहीं समझ में आई कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, उत्तर कहीं बीच में आना चाहिए, 80 आ रहा है तो उत्तर गलत है, ये बात तो नहीं समझ में आई। उसने कहा सर वो रियल लाइफ है, ये फिजिक्स है। ऑफ कोर्स कैलकुलेशन से गलती है, इतना सिंपल उत्तर है जी, उसको गुना करने नहीं आता है, जोड़ने नहीं आता है, और क्या गलती होगी जी। ऊपर की लाइन पूरी समझ में नहीं आई, क्या अध्ययन की प्राप्त नहीं है, पर्याप्त लिखा सफिशिएंट, क्या अध्ययन की पर्याप्त नहीं है। हाँ वही ये प्रश्न पूछा है। आवश्यकता ही क्या है। एग्जैक्टली प्रश्न यही है कि क्या अध्ययन से काम नहीं चल जाएगा, अभ्यास क्यों करें। अच्छा हमारा पोजीशन ये है कि अभ्यास की जरूरत है, इसलिए मैंने इतने उदाहरण आपको बताए। तो अभी जो हमारी सारी पढ़ाई लिखाई की ट्रेनिंग है ना, वो ट्रेनिंग ऐसी ही है कि हमको लगता है जिंदगी अलग है, पढ़ाई अलग है। जिंदगी एक तरह से जीनी है, पढ़ाई अलग तरह से करनी है। हमारे मोहन गुप्ता जी हैं मसूरी में, आप जैसे कुछ लोग भी होंगे, उनसे शिक्षा पर बहुत सारे मौलिक प्रयोग किए हैं उन्होंने, बहुत छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है। उनका कहना है कि स्कूल और घर कैसे कट जाता है एक दूसरे से, स्कूल और रियल लाइफ का जीना, उसका बहुत सिंपल उदाहरण देते हैं अपने परिवेश को लेकर के कि घर में जो बच्चा बैठता है वो जमीन पे बैठता है, स्कूल में जो बैठता है वो कुर्सी पे बैठता है। घर में जो बच्चा बोलता है वो अपनी मातृभाषा जो वहाँ की है, वो माहौल दरबार की वो बोलता है, स्कूल में आता है तो हिंदी अंग्रेजी। घर में जो बच्चा कपड़े पहनता है वो जिस कपड़े में सबसे कंफर्टेबल होता हो, घर में आराम से खेल सकता हो, काम कर सकता हो, पहनता है। स्कूल आता है तो सूट टाई में जूते मोजे के साथ। पूरे प्रक्रिया में देखिएगा ना तो कहीं दोनों में कुछ समानता ही नहीं लग रही, तो उसको लगता है ये एक अलग दुनिया है, वो एक अलग दुनिया है। इस दुनिया में जाएंगे तो इस तरह से जिएंगे, उस दुनिया में जाएंगे तो ये दूसरी तरह से जिएंगे। ये मेल होने का जगह ही नहीं आता। ये बात तो आप जो कह रहे हैं ना, इसकी पहली कठिनाई यही है कि हमारा सारा बचपन से आज के
तो बाहर निकल के सिगरेट, बढ़िया केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, बाहर निकल के सिगरेट। पार्टियों में हमारे ही साथ बैठ के शराब पी, हमारे ही साथ बैठ के शराब। आप सिगरेट और शराब के साथ पत्नी के साथ झगड़ा करते हुए, बच्चे से आपकी दो लाइन बात नहीं हो रही हो, फिर भी केमिकल इंजीनियरिंग को पढ़ा सकते, मैथमेटिक्स को पढ़ा सकते, वैल्यूज और एथिक्स नहीं पढ़ा सकते, नहीं पढ़ा। ये समझना जरूरी है कि वो काम तो चल जाएगा, ये नहीं चलेगा। इसमें तो आदमी आपकी भाषा से ज्यादा आपके आचरण और जीवन को देखना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। मैं भी नहीं कहता हूं कि देखना भी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आपका आचरण ये बताता है कि आपकी समझ है। भाषा नहीं बहुत बताता, भाषा से हम बहुत कुछ बोल देते हैं, सुना देते हैं, कह देते हैं। आचरण वो जगह है जो बताता है कि वास्तव में हम कहाँ खड़े हैं। कौन है जी, हमको टाइम बताएंगे कि चाय की ब्रेक करना है? 11:30। मैं आपसे पूछ लिया करूंगा, फिर हमको एक आदमी आइडेंटिफाई हो जाए तो मुझसे पूछ करिए जी। माइक प्लीज, यहाँ से माइक पीछे बढ़ा दीजिए प्लीज। ये लेकिन हम लोग करते भी तो यही, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है? जैसे कई बार मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ तो वहाँ पे बच्चों के मम्मी पापा क्या है, जैसे घर पर टॉवल लगाए बैठे होते हैं, घर लोग चले आते हैं बात करने, तो हम उनको बोलते हैं कि आप चेंज करके आइए, स्कूल में आए, आप बच्चों के स्कूल में आए बात करने, आप तमीज से आइए, थोड़ा ठीक से। तो इसमें गलत क्या है? अगर हमसे पूछेंगे तो गलती सिर्फ एक है, वो ये कि कहीं ना कहीं हम उनको ये बता रहे हैं कि टॉवल में रहना ठीक है। आप ये नहीं कह रहे हैं कि टॉवल में स्कूल में आना ठीक नहीं है, घर में तो रह सकते हो। नोशन ये जाता है कि टॉवल पहनना ही ठीक। मैं एक और उदाहरण इसका बताऊंगा, जितना पूछेंगे, मैंने तो कह दिया मेरा कोई सिलेबस नहीं है, आप जिधर से पूछेंगे मैं उसी से बात करूँगा। पवन जी ने सिंपल बच्चों को एक होमवर्क दिया, ठीक है, अलग अलग जगहों पर बहुत सारे लोगों ने किया है। आप उनको कहिए एक गरीब परिवार का चित्र, वो गांव की एक झोपड़ी बनाई, बाहर एक गाय भैंस बांधे, उसमें काम करते हुए आदमी को धोती और कुर्ता पहनाएगा, महिला को साड़ी पहनाएगा, यहाँ तक कि घूंघट लिए हुए, एक पिक्चर। फिर आप उसको कहिए कि एक सब सुसंस्कृत का पिक्चर बना, वो बढ़िया एक महल बनाएगा 3 BHK का फ्लैट, टाई सूट बेल्ट के साथ आदमी, जो उसके साथ लेडी खड़ी होगी वो जीन्स और टॉप में आपको दिखाई देगी, किया हुआ बता रहा हूँ जो लोग करते हैं। उसके बाहर एक कार खड़ी, हम पढ़ा रहे हो चाहे नहीं पढ़ा, हमने ये सारी बात तो बता दी कि गाय भैंस पालना असभ्यता है, कार खड़े होना असभ्यता है, धोती कुर्ता असभ्यता है, सूट बेल्ट और टाई सभ्यता है, साड़ी यहाँ तक सिर ढका हुआ असभ्यता है, टॉप और जींस जो है वो सभ्यता है। मैं किसी को खराब या अच्छा नहीं कह रहा, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जाने अनजाने हम एक परसेप्शन को डाल दिए, बच्चे डाल दिए। पवन जी तो स्मार्ट आदमी है, उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारे गांव में ज्यादातर कौन सा वाला घर दिखाई देता है, जो तुमने पहले बताया डिजाइन वो कि बाद वाला? उत्तर साफ है, पहले वाला। उन्होंने कहा कि ये बताओ कि दूसरा वाला कहाँ दिखता है? बताया सर लोगों ने दिखने में और यहाँ। उन्होंने कहा एक बात बताओ कि अगर दिल्ली का कोई आदमी तुम्हारे गाँव में आ जाए और उसको लौटने में देर हो जाए, शाम हो जाए, और तुमसे आके कहे कि यहाँ रात हो गई है, मैं रुकना चाहता हूँ, क्या करोगे? बहुत अच्छा, उनको खाना खिलाएंगे, रहने का सारा इंतजाम कर देंगे, रखेंगे, अगले दिन जब हो जाना चाहते हैं चले जाएंगे। मैंने कहा ये बताओ कि तुम उनके यहाँ दिल्ली में जाकर के घर बन जाओ, रास्ता बन जाओ और शाम को तुमको रुकने की जगह नहीं हो, ठीक, तब तुम किसी का दरवाजा नॉक करोगे तो क्या करोगे? कहा बहुत संभावना है कि दरवाजा खोलेंगे और खोलेंगे तो किसी दूसरी जगह का पता बताएंगे, अपना घर छोड़। उन्होंने लौट के पूछा ये बताओ कि सब सुसंस्कृत कौन है? तो कहीं ना कहीं सभ्यता और सुसंस्कृति के पैरामीटर्स क्या हमने बना लिए हैं, हमको उसको पकड़ने
वो यूएस गए तो उन्होंने कहा कि किसी ने अमेरिकन ने उनको कहा कि तुम कपड़े से जेंटलमैन नहीं लगते। स्वामी विवेकानंद सबसे शिकागो उनसे पूछा गया, किसी ने उनको कहा कि तुम कपड़े से जेंटलमैन नहीं दिखाई दे रहे हो ऊपर से नीचे तक किसी भी तरह से, कि तुम अमेरिकन ड्रेस नहीं। उन्होंने कहा बड़ी सरल सी बात है, आपके यहाँ बहुत आसान है जेंटलमैन बनना, कपड़े बदल दो और जेंटलमैन बन जाओ। हमारे यहाँ तो कैरेक्टर से आदमी जेंटलमैन बनता है। तो हमको ये पकड़ने की जरूरत है कि सभ्यता संस्कृति के पैरामीटर्स हम क्या हैं। जाने अनजाने कई सारे गलत पैरामीटर्स चले जाते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात टॉपिक पे ना हो तो, पर ये जो अध्ययन है और अभ्यास है, तो मैं वो फिजिकल वर्ल्ड में समझ सकता हूँ कि गाड़ी चलानी है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें एक सेंस ऑफ मसल मेमोरी चाहिए, क्योंकि आप 2-3 काम एक साथ कर रहे हो, इसीलिए आप पढ़ के नहीं कर सकते हो। सेम थिंग विद स्विमिंग, आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये जब एक मेंटल या फिर इमोशनल एक्सरसाइज हो गई, तो मुझे तो ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं कि अगर कोई नेचुरल एक्सेप्टेंस में आ गया मुझे और मैं उसे समझ गया कि ये ही नेचुरल एक्सेप्टेंस है, तो इसकी मुझे हैबिट क्यों बनानी पड़ेगी? इसकी तरफ मुझे रेपिटेटिव काम करके उसको समझना क्यों पड़ेगा? व्हाई इज इट नॉट इंस्टेंटली कमिंग इन? और अगर मेरी सुख की इच्छा भी है 24/7, तो ये आ क्यों नहीं रहा है विदाउट मी वर्किंग टुवर्ड्स? अच्छी बात है। इसकी पहले तो ये समझना जरूरी है कि आपने जब पहली बार कंसिडर किया होगा, आपको पहले तो प्रॉब्लम समझ लें कि ये प्रॉब्लम है कि नहीं, फिर क्यों होता है उस पर बात करें, क्योंकि क्यों का कारण ढूंढना तो सेकेंडरी है। प्राइमरी बात है कि प्रॉब्लम्स डू एग्जिस्ट। हमने सुन लिया स्नेह एक सत्र में बहुत अच्छे से, स्नेह क्या है, सम्मान क्या है, हमने बहुत अच्छे से सुना। सब तरफ से हमको ठीक भी लगता है। पब्लिक 200 सवाल भी पूछ लेती है, यहाँ खड़ा व्यक्ति उसका उत्तर भी दे देता है। उसके बाद भी हम घर जाके स्नेह से निरंतरता में जी पाते हैं क्या? अगर नहीं, तो इसका मतलब प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट कर रहा है। अब सॉल्व ये ढूंढने की बात है कि कारण क्या है। कारण हम ढूंढ पाए चाहे ना ढूंढ पाए, प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो आप हमारे कारण से सहमत हो चाहे नहीं हो, प्रॉब्लम है ये तो मानना ही होगा और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। ये बात तो हमारे आपके बीच तय हो गई। अब कारण ढूंढने क्या? बाहरी दुनिया में जैसा ये मेंटल फिजिकल प्रोसेस दिखाई देता है, शरीर को ट्रेन करने की जरूरत पड़ती है, अभ्यास करने की जरूरत पड़ती है, ऐसा ही हमारे जीवन में भी जो क्रिया चल रही है, डिजायर की, थॉट की, एक्सपेक्टेशन की, उन सबका अपना एक रिपीटेटिव पैटर्न बन गया है। और वो जो रिपीटेटिव पैटर्न बन गया है, उसको ब्रेक करने का उपाय तो यही है कि नए पैटर्न को बार बार होश पूर्वक प्रैक्टिस करके पुराने पैटर्न से ज्यादा मजबूत किया जाए। रिप्लेस ऊर्जा वही है, वो पुराने पैटर्न में लगी हुई है। नए पैटर्न में जितनी वो लगती चली जाती है, उतना वो छूटता चला जाता है। तो हमारे डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन के चलने का एक पैटर्न बना हुआ है। हमारे जीवन में चित्रण का, विश्लेषण का, तुलन का, आस्वादन का, चयन की क्रियाओं के होने का एक पैटर्न बना हुआ है और वही पैटर्न बार बार चलता रहता है। आप देखिए ना, मानसिक पैटर्न का एकदम सिंपल उदाहरण है। आपको कोई कुछ कहता है, आप थोड़ी देर तक उसको सुनते हैं, उसमें अगर अपमान दिखाई देने लगता है, धीरे धीरे हमारा अंदर का पैटर्न शुरू हो जाता है कि हम इसको जवाब दें। व्यक्ति कोई भी हो, पैटर्न ये चलता रहता है। फर्क इतना ही होता है कि चेहरा देख के थोड़ा जवाब देते हैं कि जवाब देने से कितना नुकसान होगा, उसका भी साथ में हिसाब मिलाते हैं। तो अगर बॉस बोल रहा हो तो अंदर ही जवाब देके काम चला लेते हैं, दीदी बोल रहा हो तो बाहर भी जोर से जवाब देके पूरा कर देते हैं। तो ये मेंटल पैटर्न भी है हमारा, उस पैटर्न के भी ब्रेक होने की जरूरत है। और व्यवहार अभ्यास की जगह पर, विचार अभ्यास की जगह पर, भाव के अभ्यास की जगह पर, तो हम उस मेंटल पैटर्न पर ही काम करने का काम करें। हम जब अभ्यास की बात करेंगे तो बाह्य पैटर्न पर काम तो हम बहुत थोड़ा करेंगे। हम मेजर काम तो उस इनर पैटर्न को ही, आंतरिक पैटर्न जो हमारा बन गया है अंदर का, उसको ही कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हम मुख्य रूप से काम तो
का होता है वो चल लेता है। लेकिन हम 50 साल के हो गए हों, हमारा एक पैर 5 फीट का हो, दूसरा पैर 1 फीट का हो, एक कदम नहीं चलता है। ये बात दिखाई देती है। साल भर का बच्चा 1 फीट के दोनों पैर हैं, चल लेता। हमारा एक पैर 5 फीट का हो, एक पैर 1.25 फीट का हो, एक खूब स्वस्थ हो, दूसरा लकवाग्रस्त हो, हम चल पाएंगे? ये दोनों पैर उठा के चलना जरूरी है। हम यहां से चलने की कोशिश करें और आप तक आए, छोटा छोटा कदम भी लेंगे तो आ जाएंगे आपके पास। हम ये जिद कर रहे कि नहीं हम ये पैर को उठाएंगे नहीं, हम तो इसी पैर से चलेंगे। 2 फीट को खींच के 2.5 फीट पे लाएंगे, 3 फीट पे लाएंगे, 4 फीट पे लाएंगे और उसके आगे जाएंगे, आप तक नहीं। तो चलना तो जब भी होगा तो दोनों पैर से होगा। एक पैर से इतना ही कर सकते हैं कि 1.5 फीट को 2, 2.5, 3 तक खींच लेंगे, 3.5 तक खींच लेंगे, उसके बाद नहीं। जबकि 6-6 इंच का भी अगर दोनों पैर चलाएं हम थोड़ी देर में आपके पास। तो चलना तो दोनों ही पैर से। कौन सा पैर आगे रखें ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, और इसका उत्तर तो मेरा यही है कि अध्ययन वाले पैर को, पठन वाले पैर को, श्रवण वाले पैर को आगे रखने की जरूरत है। क्योंकि कहां पहुंचना है यही नहीं पता हो, कैसे पहुंचना है यही नहीं पता हो, ड्राइविंग क्या खाक करेंगे हम? तो प्रक्रिया का पता होना पहले जरूरी है। तो हम जो इसमें काम करेंगे वो तो प्रक्रिया बताने का जितना भी हम काम कर रहे हैं वो एक लेवल पर अध्ययन का ही काम है। ऐसे ऐसे आप पहुंच सकते हैं, ऐसे ऐसे आप अपने में सम्मान को, स्नेह को सुनिश्चित कर सकते हैं, ये उपाय बताना तो अध्ययन का ही काम। अभ्यास तो आप कर पाएंगे ठीक से, जब आप शुरू कर देंगे उसको करना ना, तब समझिए कि दूसरा पैर उठा। अभी तो हम पहले वाले पैर को ही थोड़ा ठीक ठाक कर रहे हैं कि पहले वाले पैर में ही सिर्फ सूचना भी ले या उसको करने की प्रक्रिया पर भी कुछ बात करें। बहुत कम गहरे संस्कार होंगे, बहुत ऊपर के संस्कार होंगे तो धुल जाएंगे। पानी पर खींची हुई लकीरें बहुत आसानी से मिट जाती हैं, पत्थर पर खींची हुई लकीरों को मिटने में वर्षों लग सकते हैं। तो वहां अभ्यास सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है। जिनमें आपकी बहुत फसावट नहीं है वहां से तो बाहर कभी भी निकल सकते थे। मुझे चाय पीने की आदत नहीं है, सिगरेट पीने की आदत नहीं है, मैं कभी नहीं सोचा थोड़ा भाई। कभी कभार ओकेजनली जो चाय पी लेता हो, मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, जो ओकेजनली चाय पीता हो, जो ओकेजनली सिगरेट पीता हो वो आसानी से छोड़। जो रोज रोज पी रहा हो और 10 साल से पी रहा हो उसके लिए अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत ऊपर के धूल तो हट जाते हैं सूचनाओं से, गहरे धूल नहीं हटते। उसके लिए हमको ढूंढ ढूंढ के घर की पूरी सफाई करनी और पता चल गया और वो नहीं रहा, पता चल रहा है वो ठीक है। तो हिंदी में कहावत है ना, धोबी का कुत्ता घर का तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि एक बार हम इस यात्रा पे चल पड़े तो बुद्धिमत्ता तो इसी में है कि जो 2-4 कदम शेष बच गया है उसको भी चल। अगर आप सोचेंगे कि वो 3 कदम पीछे लौट जाए उसका कोई उपाय नहीं है। हम लोग बार-बार मजाक में कहते हैं चल पड़े, वही कह रहा हूँ। तो अब उपाय तो आगे बढ़ने का ही। हम लोग बार-बार मजाक में कहते हैं कि किसी को इस पूरी प्रक्रिया से बचना हो ना, अगर बचना ही चाहता है कोई, उसका सबसे अच्छा उपाय है कि कमरे के अंदर घुसे ही। घुस गया अंदर एक बार तो कोई ना कोई बात उसके पकड़ में आ ही जाएगी जो अंदर उसके चलनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको बचना है तो घुसो नहीं, यही उपाय है। लेकिन वो उपाय तो है नहीं हमारे आपके पास, हम तो अब इस रास्ते में करेंगे। इनफैक्ट पूरे
बीच नदी के भंवर में फंसा हुआ पाता है। कभी भी किसी भी आदमी की जो यात्रा है उसमें वो जब भी आंख खोलता है तो ऐसा नहीं है कि फ्रेश शुरू करता है किनारे से, वो अपने को नदी के बहते हुए बीच भंवर में ही पाता है। और ये पूरी प्रक्रिया ऐसे ही चलेगी कि उस भंवर में बहते हुए ही अपने को कैसे ठीक कर सके। आज जो आपकी सारी जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी, पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज जो भी, उसको आप छोड़ तो सकते नहीं हो। कैसे छोड़िए? ऐसा तो है नहीं कि आपको तो 1 साल के बच्चे हैं और बेसिक से शुरू करिएगा। ये सबके संतुलन के साथ अध्ययन भी कैसे हो सके, अभ्यास भी कैसे हो सके और जिम्मेदारी निर्वाह भी कैसे हो सके, सोचना चाहिए। एक बच्चा भी शरीर यात्रा शुरू करता है तो भी इतना पूरा नहीं शुरू करता है, अपने कुछ डिजाइन और पैटर्न के साथ ही शुरू करता है। तो ये समझना जरूरी है कि ये पूरी प्रक्रिया ही ऐसी है कि जब आँख खुलती है तो हम अपने को एक यात्रा में पाते हैं। उपाय इसी में है, बुद्धिमत्ता इसी में है कि लक्ष्य जब दिख रहा है उसका रास्ता भी अभी देखेंगे कि ठीक से दिख जाता है कि नहीं। ये दोनों दिख रहा है तो 2-4 कदम चलना शेष बच गया है। उसको धैर्य से, निष्ठा से, तत्परता से, उत्साह से हम चल लें, यही उपाय। पीछे लौटना उपाय नहीं, उसकी कितनी भी कोशिश करेंगे वो संभव नहीं। और इसीलिए कार्यशाला एग्जैक्टली। जी भैया, अभी कुछ बातों का तो समाधान मिला है, लेकिन यही बात से जुड़ी हुई बात है कि निर्णय और अनिर्णय की जो स्थिति के बीच में जो डोलते रहते हैं, जैसे आपने कहा बीच में भंवर में फंस गए हैं क्योंकि आप पीछे भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि इतना तो चल ही चुके हैं। तो वहाँ पर जो फिर बीच में जैसे आप चाय को धरा नहीं ले रहे हैं या सुबह से उठना ना उठना, तो बार बार ऐसा हो रहा है और किसी दिन जब उठ जाते हैं और उसको कंटिन्यूटी में बनाए रखते हैं तो बड़ी खुशी होती है अंदर से। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उठ गए और सुबह का सेशन कर लिया, बच्चों को स्कूल कर दिया, फिर अंदर से शरीर चूंकि अभ्यस्त है उसका, तो शरीर बिल्कुल अभी आकर्षित कर रहा है कि नहीं सो जाओ थोड़ी देर तभी थोड़ा सा चैन मिलेगा। अब जब वो थोड़ा सोते हैं और उसके बाद जो ग्लानि दिन भर मन में बनी रहती है कि ये क्यों किया मैंने, जब मुझे पता था ये, तो जो उस ग्लानि से, उस दुख से फिर कैसे निकला जाए और वो जो अनिर्णय बाधा होता है उसको निर्णय में कैसे मतलब अडिगता से रहा जाए, ये आगे डिटेल में बताऊंगा इन सारी बातों को। अभी तो मैं एक ही बात कहूँगा, शुरू हो कि ये जो हमने गलत निर्णय ले लिया उसका कितना दुख हमको भोगना पड़ता है। और एक बार ये दिखना शुरू होगा कि इस गलत निर्णय के कारण सुख बहुत कम मिला, दुख बहुत ज्यादा मिला, मन वहां से हटना शुरू होगा और निर्णय एक तरफा होगा। अभी हमारी जिंदगी की बड़ी कठिनाई ये है कि हमारे निर्णय अगर फिक्स नहीं है ना, हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर एक कदम ऐसे पीछे जाते हैं, फिर एक कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर एक कदम पीछे। पूरी जिंदगी भी चले, गति कुछ खास नहीं। निर्णय एक तरफा होना जरूरी है और निर्णय एक तरफा होने का प्रक्रिया यही है कि गलत निर्णय में लेने में हमको दुख दिखाई दे, समस्या दिखाई दे, पीड़ा दिखाई दे, और सही निर्णय में हमको सुख दिखाई दे, सार्थकता दिखाई दे। तो भागने की जल्दी नहीं की जाए उस दुख से, ठीक से उसको देखा जाए कि मैंने देखो ये टर्न इस तरफ ले लिया 1 डिग्री का, लेफ्ट के बदले राइट या राइट के बदले लेफ्ट टर्न ले लिया, तो कितनी समस्याएं हमको भोगनी पड़ी। उसको ठीक से देखा जाए, वो दुख दर्शन है जो आपको वहां से हटने के लिए प्रेरणा देगा। हम खुद में ये एक्सक्यूज ढूंढते रहते हैं, अरे ऐसा नहीं था तो ऐसा हमने कर लिया। ये पतली गली ढूंढना इसी को कहते हैं। ईमानदारी का अभाव इसी को कहते हैं। अभी मैं बात करूंगा इस पर कि अभ्यास के लिए ईमानदारी और निष्ठा बहुत जरूरी है। मैं कल भी जो बच्चों का सेशन दे रहा था, मैं यही बात कह रहा था, आदमी अपनी गलतियों के लिए सबसे बड़ा वकील है। सब तरह के जस्टिफिकेशन, सब तरह के तर्क, सब तरह के रीजन ले आता है कि ये मजबूरी थी, ये परिस्थिति थी, ये बाध्यता थी, ये सर्कमस्टांसेस थे जिसके कारण हमको ऐसा करना पड़ा। फिर हम तर्क लाते हैं, लोग तो 10 दिन करते हैं, हम तो 2 दिन करते हैं, उसका देखो 20 साल में ठीक नहीं हुआ है, हमारा कभी 5 ही साल हो रहा है। ये जो सारे करने वो तो फुल टाइम लगा हुआ है, फिर भी उसका नहीं हो रहा है, मैं तो नौकरी और परिवार और बच्चों के साथ लगा हुआ हूँ। ये जो सारे तर्क है ना, ये अपने जस्टिफिकेशन को जो है ना, ये अपनी गलतियों को छुपाने के तर्क है। ये समझना जरूरी है कि हम जितना
जितना ये जस्टिफिकेशन, रीजन, लॉजिक अपनी ही गलतियों का दे रहे हैं ना, उतना हम अपने ही प्रोग्रेस के रास्ते में, अपने ही विकास के रास्ते में, अपने ही हाथ से एक पत्थर पीछे बेटा इसमें क्या रहा अपना सर खुलवा और यही बैठा है। लेकिन मेरे जब ऐसा होता है, मान लीजिए शरीर आपका अभ्यस्त है सुबह से देर से उठने के लिए, अब वो अभ्यास इतना ज़्यादा है अंदर से कि अगर आप नहीं वो कर रहे हैं और आपके मन में बना हुआ है कि सुबह से उठना वाकई में मेरे लिए ठीक है, सुबह से ये एक्सरसाइज मेरे शरीर के लिए ठीक है, लेकिन चूंकि अभ्यास वर्षों का बना हुआ है, अब उठ जाते हैं जिस दिन थोड़ी संतुष्टि हो रही, एक्सरसाइज कर ली, सब कुछ हो गया, जिस दिन नहीं उठ रहे हैं उस दिन जो मतलब, क्योंकि शरीर बिल्कुल उसके लिए एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे कि आपने उठो और करो ही, वो शरीर बिल्कुल उसके लिए अभ्यस्त है और वो बिल्कुल अगर उठ गए हैं तो दिन भर बेचैनी और दिन भर शरीर में है वो उधर चलती रहती है। तो यही मेरा पूछने का आशा था कि इसको कैसे अभ्यास करें। 2-3 दिन बाद बात करते हैं कि इन सबसे कैसे बाहर निकल सकते हैं। स्टेप से चलना होगा आपने। वो रहते हुए उनको भी तो कष्ट होता होगा, फांसी लगते समय दुख तो उनको भी होता होगा, उनके भी तो अपने घर वाले रिश्तेदार होंगे जिनकी याद आती होगी, लेकिन उस दुख और पीड़ा को वो झेलने के लिए इसलिए तैयार हो गए हैं क्योंकि उनको सही कुछ और दिख रहा है। देश की आजादी का लक्ष्य उनके लिए या स्वतंत्रता का लक्ष्य एक बड़ा लक्ष्य हो गया है, जिसके लिए वो अपने सुख वाले भाग को पीछे छोड़ने को तैयार। मैं जो यहाँ पूरे अध्ययन अभ्यास की प्रक्रिया पर बात करना चाहूंगा वो तो ये कि ये सही और सुख दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ जाए ताकि वो रास्ता सही भी रहे, सुखद भी रहे, और दूसरा रास्ता गलत भी दिखे और उसमें दुख भी दिखे। मेरा रोल तो इतना ही।